फाइन। बच्चों आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। इट्स अ फ्रेश चैप्टर, इट हैज बेयर मिनिमम रिलेशन विद द प्रीवियस चैप्टर्स। ओके, सो जो भी बच्चों का कुछ भी बैकलॉग वगैरह था तो सब छोड़ के इस पे ध्यान देना, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो करना, आराम से सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो अच्छे से फोकस करना। फाइन। सर जी वी आर म्यूट, आई डोंट थिंक सो। करो, आप अनम्यूट कर सकते हो, कर पा रहे हो? अब अनम्यूट कर सकते हो, बोलो क्या हुआ इब्राहिम? नहीं सर पूछा, वो म्यूट पे था इसलिए वही पूछा। गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। We start with first heading, that is center of mass. ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा मेरे साथ डिस्कस? मैं डिस्कस करके समझा दूंगा ये चैप्टर एक बच्चे के साथ। इब्राहिम आप करोगे, चलो माइक ऑन करो इब्राहिम। यस सर। हाँ इब्राहिम, सो बेसिकली अभी हमने जो लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, है ना, उसका कोई रिलेशन नहीं है, बस उसका एक रेफरेंस यूज कर रहा हूँ। वो जो लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़े थे बच्चों, उसमें क्या था, आप है ना न्यूटन के 3 लॉ पढ़े आपने, फिर अकॉर्डिंगली उसको अप्लाई किया, वो सारी चीजें। नाउ वो जो लॉज ऑफ मोशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब बहुत छोटा ऑब्जेक्ट जहां पे पूरा का पूरा मास कहां पे रखा हुआ है, एक पॉइंट पे रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने अपने लॉ लगा दिए, सारी चीजें जो भी है वो कर दिया। अब पॉइंट ये होता है कि रियल लाइफ में तो कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। रियल लाइफ में तो सारे ऑब्जेक्ट बड़े होते हैं। ओके, अगर सारे ऑब्जेक्ट बड़े हैं तो लॉज ऑफ मोशन तो हम लगा ही नहीं सकते, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तो वैलिड ही नहीं है। वैलिड नहीं है तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया गया कि लॉज ऑफ मोशन माना कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, दैट इज करेक्ट, दैट इज ट्रू, बट अब उसको अगर हमें रियल लाइफ में अप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उन बड़े ऑब्जेक्ट्स पे एक ऐसा पॉइंट निकाल लेंगे जहां पे पूरा का पूरा मास रख सके, और वो उस पॉइंट पे रखने के बाद पूरा मास वो वैसा ही बिहेव करेगा जैसा कि बड़ा ऑब्जेक्ट बिहेव करता है।
ओके, तो क्या हो गया, अगेन वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है, राइट? यस सर, पर जब लॉज डिराइव हो रहे थे न्यूटन के, तब थोड़ी एक डेफिनेशन थी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है। नहीं, वही बताया गया था, बता रहा हूँ ना आपको मैं। अच्छा। तभी डेफिनेशन बताई गई थी कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब हम बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, तो बड़े ऑब्जेक्ट्स में हमने क्या किया, एक है ना, उस पूरे बड़े ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से रिप्लेस कर दिया, उस बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर या बाहर कहीं पे एक पॉइंट रख दिया, और उस पॉइंट पे पूरा का पूरा मास, बड़े ऑब्जेक्ट का जितना भी मास है वो रख दो। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा मास रख दोगे तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करेगा, बड़ा का बड़ा और जितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट है, राइट? इसके अलावा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट एक और जगह अप्लाई होता है, दो जगह अप्लाई होता है रादर। एक तो हो गया आपका क्या कहते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करने के काम आता है। दूसरा आता है मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 5-6 पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जगह हम एक सिंगल पॉइंट पे सारे का सारा मास रख दें, तो सिंगल पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मास इज a point where whole mass of system can be placed, सिस्टम ऑफ मास क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरा सिस्टम का मास रखा जा सके, कैन बी प्लेस्ड, एंड it will behave as whole system। will be and it will, या ठीक है, इतना ठीक है, एक्सप्लेन देना इसको अपन थोड़ा सा लैंग्वेज को, can be placed, it will behave as it will behave same as system। It will behave same as system to external forces। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, एक पॉइंट है जहां पे पूरे का पूरा सिस्टम का मास रखा जा सकता है, एंड वहां पे क्या होगा, उस सिस्टम की तरह बिहेव करेगा, है ना? कब, जब आप एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करोगे तो। ठीक है, सर ये बात समझ में आई? फोर्सेस के अप्लाई होने पे क्यों? अरे बिना फोर्सेस के अप्लाई होने, फोर्सेस का अप्लाई होता है तो सिस्टम जैसा बिहेव करेगा वैसा ही ये पॉइंट मास भी बिहेव करेगा। समझ में आ रही बात? तो फिर वो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उससे भी फर्क पड़ेगा? अरे हाँ भाई, सिस्टम पे आप फोर्स लगाओगे तो सिस्टम मूव करेगा, रोटेट करेगा, जो भी होगा। समझ में आ रही है बात? राइट, वही पॉइंट ये जो सेंटर ऑफ मास पे अगर पूरा मास रख दूंगा तो वो भी वैसा ही बिहेव करेगा, सेम फोर्स के कारण। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट,
है ना, ये लार्ज होता है। आपकी इच्छा है, आप साथ में नोट डाउन करना चाहो तो साथ में कर सकते हो, बाद में करना चाहो तो बाद में कर सकते हो। ये आपका क्या है, एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m। ओके, ये आपको दे रखा है L दे रखा है, और ये आपको B दे रखा है। एक मिनट, ठीक है। इस पे इसका क्या है, मास m दे रखा है। नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू हमारा जो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लिया था ना हमने, उसको मैंने डॉटेड से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे पूरा का पूरा मास m रख दिया है, ठीक है। और ये हमारी हो गई, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट था तो मैंने इसको डिस्टेंस को लिख दिया b/2, और यहाँ लिख दिया l/2। ये हमारी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ होल मास ऑफ सिस्टम is kept at point A पॉइंट पे रख दिया, ठीक है। तो और ये क्या करेगा, बिल्कुल सिमिलर बिहेव करेगा जैसा सिस्टम बिहेव करता। सर उसको वहीं पे क्यों लिया जहाँ पे उसको लिया? मैंने एक पॉइंट बता दिया वहां पे, अब ये उसकी लोकेशन कहाँ से आएगी ये मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है, लोकेशन कैसे आएगी वो मैं सिखाऊंगा आपको। ये समझ में आना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास होता क्या। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है जहाँ पे पूरा सिस्टम का मास रखा जा सकता है, ठीक है। यस यस सर। यहाँ तक क्लियर है। इसको अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं इसको। पॉइंट नंबर 2 का ए पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकता हूं मैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ system of system containing multiple point masses। एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, उसका सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे आपने m1 रख रखा है, यहाँ m2 रख रखा है, m3 रख रखा है, m4 रख रखा है। A system has 4 point objects। सिस्टम के पास क्या है, 4 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं,
इब्राहिम क्या हुआ आपने? Yes, sir. Yes, sir. I'm here. A system has 4 point objects kept at different points as shown. सर कोई भी ऑब्जेक्ट को इनफिनाइट मल्टीपल पॉइंट मासेस नहीं मान सकते क्या? मान सकते। ओके, अब मैं इसको क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रख दूंगा। वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है पता नहीं मुझे, तो मैंने यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट मान लिया। ये पॉइंट मान लिया मैंने ए, यहाँ पे कह दिया मैंने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज एट पॉइंट ए at point A, mass of system, that is m1 plus m2 plus m3 plus m4 is kept. Mass of system is kept. यहाँ पे हमारा जो मास लिखा रखा होगा m1 plus m2 plus m3 plus m4. किसको डाउट है बच्चे, रेज हैंड करो। रोहित बोलो, फिर पूजा मैं आपका लेता हूँ, पहले रोहित का लेता हूँ। हाँ रोहित, आपने रेज हैंड किया, कुछ बोलना है रोहित? अच्छा, आपका माइक खराब है। मल्टीपल पॉइंट मासेस मतलब बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। जो अभी ऑब्जेक्ट्स ले रहे थे डॉट वाले, वो वैसे। सर एग्जांपल दो ना, जितने भी लॉज ऑफ मोशन में हमने ऑब्जेक्ट लिए थे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स थे ना, तो ऐसे 4 ऑब्जेक्ट यूज कर लिए। ये एग्जांपल ही तो लिया है मैंने। अगर आपको परेशान करता है तो मैं लिख देता हूँ मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। सर एक सिस्टम बता दो ना। अरे सिस्टम कैसे बताऊंगा रियल लाइफ में? आपने जो पढ़ के आए हो लॉज ऑफ मोशन में, m1 m2 m3 m4, तो ऐसे 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। उन ऑब्जेक्ट्स को हम बहुत छोटा ट्रीट करते थे, तो मैंने वही कंसिडर किया है। ओके, यस और नो? ऑब्वियसली साथ में नहीं है, तभी तो अलग अलग रख रखा है। अब साथ में नहीं है, अलग अलग रख रखा है, इसीलिए क्या किया, उनको एक पॉइंट पे, अब वो चारों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, जो भी होता, तो उनको क्या किया, एक पॉइंट पे रिप्लेस कर दिया। ओके, सब अलग अलग हैं। और यहाँ पे जब ग्रीन डॉट में मेंशन किया, तो उन चारों को क्या किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रख दिया सबको मिलाकर, और वो पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम बिहेव करेंगे जैसे वो चारों अलग अलग बिहेव करते हैं। ओके रोहित? हाँ, लो योर हैंड। पूजा, बच्चे माइक ऑन करो, बोलो। सर अभी ये चारों पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है ना, तो हम हाँ चारों पे अलग अलग भी तो यूज कर सकते हैं ना सीएम? बिल्कुल कर सकते हो। अलग अलग क्या करोगे यूज करके? अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसका सीएम तो वहीं पर ही होगा ना, है पूजा? सर पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऐड करने का क्या यूज रहा? कोई ये रहा ना कि 4 ऑब्जेक्ट है, चारों का मोशन आप अलग अलग देखोगे लेफ्ट साइड में, राइट? अब मुझे चारों को कंबाइन करके एक ही मोशन देखना है, तो कैसा होगा? तो ये यूज है उसका। समझ में आ रही है बात? yes, जैसे यहाँ पे तो हम देख ही नहीं पाते मोशन को, बट इस केस में हम क्या कर पाएंगे, दूसरे वाले केस में हम चारों का इंडिविजुअल मोशन देख सकते थे,
बट अगर कोई मुझे कहेगा नहीं इंडिविजुअल नहीं देखना है, आप तो साथ में देखो, तो वो आई बात समझ में? यस सर, थैंक यू हाँ सर। बोलो सिड, वेलकम। सर मतलब इसका सेंटर ऑफ एक ऑब्जेक्ट रखा है इंक्लाइन पे, उसका सेंटर ऑफ मास तो बीच में होगा ना? पता नहीं, पता नहीं, मतलब कहीं पे भी होगा, अगर यूनिफॉर्म है तो सेंटर में होगा ना? तो हाँ। तो फिर वो तो इंक्लाइन, तो वो हवा में हो गया वो तो। तो तो क्या आपको तो सेंटर ऑफ मास निकालना सिखा रहा हूँ ना, तो हवा में हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम क्या मतलब उसमें? समझा नहीं, हवा में हो गया तो हवा में रहेगा, कैसे रहेगा वो? तो नीचे आ जाएगा फिर। नहीं आएगा नीचे, लोकेशन निकालनी है ना आपको, लोकेशन निकाल दिया आपने, कहा हवा में, मैंने कहा मतलब ठीक वो है। लोकेशन पे सब फोर्स लगाएंगे हम लोग, हाँ या सिर्फ जो लोकेशन पे ग्रेविटेशन फोर्स जो लगा, सेंटर पे लगता है? लोकेशन पे फोर्स लगाएंगे, आपने सही बोला। ओके सर, ओके, थैंक यू। शुभम बोलो। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे डाउट था कि सर आपने बोला कि ये सेम बिहेव करेगा, वो नहीं समझा। लाइक अगर चारों पॉइंट्स में से सेम बिहेव करेगा मतलब अब चारों पॉइंट्स पे कुछ कुछ फोर्सेस लगते हैं, M1 M2 M3 M4 पे, ठीक है। सर मेरे को लग रहा था लाइक अगर हम लोग तीनों पे मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है और M2 पे कोई फोर्स लगा तो उसकी वजह से सारे के सारे अफेक्ट हो रहे हैं, राइट? पता नहीं, M2 पे फोर्स लगा तो M2 ही अफेक्ट होगा ना। सर सेंटर ऑफ मास में लाइक हम लोग हाँ ने हाँ सब हाँ, गाड़ी फिर सारे के सारे इफेक्ट। तो बेसिकली फिर लेफ्ट साइड में देखो, आपने M2 पे फोर्स लगाया, यस सर, तो M2 का कुछ मोशन हो रहा है, यस सर, राइट। अब उसकी वजह से एज अ सिस्टम वो कैसे मूव करेगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, ऐसा कुछ जेली टाइप का मान लो ये। यस सर, अब आपने M2 पे फोर्स लगाया और M2 मूव कर रहा है, तो ये जेली टाइप में क्या होगा, सिर्फ M2 वाला ही आगे जाएगा, यस सर, राइट, इस तरीके से, यस करेक्ट। सर, यस सर। तो ये बेसिकली यहाँ पे जब हम देखेंगे तो हम ऐसे ही देखेंगे कि सिस्टम है ना इस तरीके से जाए कि सिर्फ M2 का मोशन हो रहा हो। ओके, ओके सर, ओके सर। और ये कहने की बात है, अभी तो सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। ओके, यस यस सर, थैंक यू सर। लोअर योर हैंड। पूजा बोलो, बच्चे आपने रीजन किया है। सर अभी ये चार डॉट्स एक ही जैसे मोशन कर रहे हैं, एक जैसा नहीं करते, मुझे नहीं पता एक जैसा कर रहे हैं। जैसा भी मोशन करेंगे उन सबका नेट कंबाइंड मोशन पॉइंट ए जैसा होगा। सर लेकिन अगर इनमें से कोई एक पॉइंट बहुत डिफरेंट मोशन कर रहा है जो लाइक इसके साथ ऐड नहीं होगा, ऐसा भी कोई लाइक कंडीशन हो सकता है? उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, आप बहुत डिफरेंट मोशन करा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत डिफरेंट मोशन कराओगे तो सबको अलग अलग तरीके से देखोगे, जैसे कि एक पीछे एक टायर है यहाँ पर, इधर देखना, ये क्या कर रहा है, और यहाँ पे आपने एक डंडा लगा के पकड़ रखा है, आप आगे जा रहे हो, यस सर। और ये टायर क्या कर रहा है, टायर रोटेट कर रहा है और आगे जा रहा है। तो दो ऑब्जेक्ट्स का मोशन देखना है हमें, इसका और इसका। तो यहाँ पे कहीं पे बीच में सेंटर ऑफ मास बनाओ, और आपने सेंटर ऑफ मास बना दिया तो सेंटर ऑफ मास का मोशन वैसा ही होगा जैसा इन दोनों का कंबाइंड मोशन होता। ये है सेंटर ऑफ मास। अब वो मोशन कैसा होगा, क्या होगा, वो सब पढ़ेंगे अपन आगे जाके, पहले सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे वो सीख ले, समझा? यस सर। ओके, इब्राहिम बोलो। सर वो उसमें जो है मोशन दोनों का सेम हो रहा है, बट जेली के केस में जो है M2 अलग करेगा, M1 अलग करेगा, M2 की वजह से बाकियों पे नहीं होगा, तो फिर उनको एक सिस्टम का मोशन क्यों ले रहे हैं? नहीं क्यों ले रहे आप ऐसा, आप क्या कहते हैं, आपका नाम इब्राहिम क्यों है इब्राहिम? हाँ, तो आप ये क्यों क्वेश्चन करते हो क्यों ले रहे हैं? उनको चाहिए कि मुझे देखना है सबको एक साथ। आप किसी को कुछ चाहिए तो आप उसको कहोगे कि क्यों देखना है आपको ऐसा। दे वांट टू सी, होगा या नहीं होगा वो तो अपन आगे बढ़ेंगे ना, आप मुझे आगे पढ़ा।
दे वांट टू सी टुगेदर। मैंने आपको यही कहा, राइट नाउ डोंट क्वेश्चन दैट कि व्हाई वी आर टेकिंग इट। मैंने आपको कहा कि किसी ने कह दिया मुझे तो चारों को इंडिविजुअली नहीं देखना, साथ में देखना है, तो आप क्या उसको मना करोगे? समझा? yes. है ना? आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों करना है। किसी ने कहा है तो हाँ करना है। आप एग्जाम में पूछा गया फाइंड आउट दी वेलोसिटी, तो आप कहोगे क्यों फाइंड आउट करूंगा? वैसा क्वेश्चन नहीं, किसी ने कहा है तो हम वो फाइंड आउट करेंगे। अब उसका फायदा होगा नहीं होगा वो टाइम के साथ आगे, क्योंकि अगर मैं अभी से आगे चला जाऊंगा तो आपको कुछ चमकेगा नहीं कि हो क्या रहा है। तो लेट अस अंडरस्टैंड पहले कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। सेंटर ऑफ मास एक पोजीशन है जहां पे पूरे सिस्टम का मास रखा जा सकता है, और जब मैं सेंटर ऑफ मास पे रख दूंगा तो सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। सिस्टम इंडिविजुअली कैसा बिहेव करता वैसा ही सेंटर ऑफ मास बिहेव करेगा कंबाइंड। समझ में आई बात? yes. अच्छा वो फिक्स होता है क्या? पता नहीं क्यों, एक सिस्टम के लिए तो फिक्स है, अब उसके बाद फोर्सेस वगैरह लगाओगे तो मूव कर सकता है, जो भी है। पढ़ेंगे ना अपन ये सब चीजें, राइट? ओके, पॉइंट नंबर 2 हो गया एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पोजीशन ऑफ center of mass doesn't depend on coordinate system. chosen। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। इसका एग्जांपल बता देता हूं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके, है ना? ये आपका वही मान लो यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इसको। यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, है ना? अब इसमें इसका हमें लेंथ दे रखा है L, और ये दे रखा है हमें ब्रेथ B, ठीक है? इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये कहाँ पे लाया करेगा? ये सेंटर ऑफ मास होगा। यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो उसके सेंटर पे होगा, तो ये होगा b/2 और ये होगा l/2। ओके, राइट? नाउ अब फंडा क्या होता है कि एक बच्चा तो है ना इसको ले लेता है x एक्सिस और इसको ले लेता है y एक्सिस, ओके। दूसरा बच्चा कहता है नहीं सर मुझे तो x एक्सिस नहीं लेना, इसको y नहीं लेना, मुझे इसको लेना है z एक्सिस और इसको लेना है x एक्सिस, ठीक है? तो एक सेकंड रुकना, मैं इनके कलर दूसरे कर देता हूं। दूसरा कहता है कि सर मुझे इसको लेना है x और इसको लेना है z, ठीक है? तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो z के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू रेड COM के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी x आपका b/2 है, y आपका l/2 है, कॉमा 0, राइट? एंड
according to Green, coordinates of center of mass will be, ग्रीन के अकॉर्डिंग होगा x होगा आपका L/2, y है नहीं तो 0 और ये B/2। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि किसी बच्चे ने कुछ और चूज किया तो उसका x कोऑर्डिनेट अलग आ गया, y अलग आ गया, z अलग आ गया, राइट। बट जो स्टार पॉइंट है, इन बोथ सिस्टम, इन बोथ कोऑर्डिनेट सिस्टम, position of center of mass doesn't change. सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो अपनी जगह ही रहेगा, वो फिक्स है। ओके, अब किसी ने कुछ और सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट अलग आ गए, बट पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। समझ में आ रही है बात? ओके, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, सर पर पॉइंट का यूज क्या था? कोई यूज नहीं था, यहाँ आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये आगे काम आएगा, समझते जाओ। हाँ मतलब वो अब तो बाद हम में, वैसे भी अपने से ही ले सकते थे ना। सॉरी, वो तो हम वैसे भी अपने से ले सकते थे कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वही कह रहा हूँ ना, आपने अपने से ले लिया तो फिर आप बाद में पूछोगे सर मैंने अपने से ले लिया तो मेरा तो अलग आ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ नहीं, आपका आपका अलग आएगा, वाई का वैसा नहीं है, वो अपनी जगह ही है। आपने एक्स ले लिया, किसी ने वाई ले लिया, तो उससे पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है सर, एक जनरल डाउट है सर, जब हम लोग ब्रैकेट के अंदर खाली 2 पॉइंट देते हैं कोऑर्डिनेट में, तो वो कैसे पता चलता है कि एक्स वाई है कि वाई जेड है कि एक्स जेड है? दिमाग लगा के एक्स वाई जेड ऑर्डर में लिखते हैं ना भाई। नहीं, तो जब खाली 2 पॉइंट लिखने हैं तब। हाँ, तो एक्स और वाई होता है वो। अच्छा। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डजंट चेंज ड्यू टू इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती। जैसे कि अगर मैंने अपने आप को एज अ सिस्टम ले लिया, राइट, तो अपने आप को एज अ सिस्टम ले लिया तो मेरे अंदर से जो भी फोर्सेस मेरी बॉडी पे लग रही हैं उससे मेरे सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर बाहर से मुझे किसी ने धक्का दे दिया, राइट, तो दैट इज एन एक्सटर्नल फोर्स फॉर माई बॉडी। तो बाहर से जब मुझे धक्का देंगे तो मैं मूव कर जाऊंगा, तो मेरा सेंटर ऑफ मास मूव कर जाएगा। ओके, अज्यूमिंग वो मेरे अंदर ही है तो मेरे अंदर ही होगा कोई पॉइंट, तो जैसे ही मैं मूव करूंगा सेंटर ऑफ मास मूव कर जाएगा। बट इंटरनल फोर्सेस से वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस क्या होती है, न्यूटन थर्ड लॉ से कैंसिल आउट हो जाती है। जैसे कि अगर मैंने अपने आप को पुश किया, मेरे हाथ ने मान लो मेरे है ना सर पे धक्का दिया या हिट किया, तो सेम फोर्स मेरा सर मेरे हाथ पे लगा देगा, तो वो फोर्सेस क्या होंगी, नेट फोर्सेस क्या होंगी, सिस्टम पे कैंसिल आउट हो जाएंगी। समझ में आ रही बात? बिकॉज इंटरनल फोर्सेस, सर जब मैं वॉक कर रहा हूँ तो भी मैं ही तो फोर्स लगा रहा हूँ। कहाँ पे वॉक कर रहे हो आप? जमीन पे। हाँ, जमीन आप पे फोर्स नहीं लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन है, बिकॉज इंटरनल फोर्सेस विल कैंसिल आउट, है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ।
किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आया तो बता देना बच्चों, ठीक है? बोलो तनिष। सर आपने वो एग्जाम्पल जो बोला था वो एक बार रिपीट करना ना। मैंने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा, हाँ तो मैंने जितनी फोर्स से हाथ से गाल पे थप्पड़ मारा, जितनी फोर्स हाथ से गाल पे लगाई, सेम फोर्स गाल ने हाथ पे लगा दी, हाँ तो नेट फोर्स तो कैंसिल हो गया ना सिस्टम के लिए। तो यस तो सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स तो लगा ही नहीं, तो उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ सर समझा। है ना? यस नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ center of mass can be changed by external force only. कौन चेंज कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स चेंज कर सकता है। ये तो समझ में आ गया होगा। यस ओके रोहित, मैंने अभी ये समझाया सेंटर ऑफ मास इंटरनल फोर्सेस से इसलिए चेंज नहीं होता क्योंकि इंटरनल फोर्सेस, जब आप एक इंटरनल फोर्स लगा रहे हो तो इक्वल एंड अपोजिट इंटरनल फोर्स आपको रिटर्न में मिल जाता है, तो उसके कारण नेट इंटरनल फोर्स का जो सम है वो 0 हो जाता है, ठीक है? तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा। सेम ही चीज पूछी थी उसने, रोहित ने पॉइंट नंबर 4 दोबारा पूछा था। ओके सिड बोलो। सर फिफ्थ पॉइंट मेरे को नहीं समझा क्योंकि हम लोग कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट फोर्स नहीं समझा लगेगा आपको? फिफ्थ। हाँ मैंने आपको धक्का दिया सर तो आप मूव करोगे, लेकिन मेरी बॉडी का शेप थोड़ी चेंज हुआ तो सेंटर ऑफ मास तो एक वही जगह पे रहेगा ना। तो आप जहाँ खड़े हुए थे वहां पे आपके पेट में कहीं पर था। यस सर। ये सिड खड़ा हुआ है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। अब आपको धक्का दे दिया तो आप यहाँ पहुंच गए, तो आप अपने सेंटर ऑफ मास को छोड़ के आओगे या साथ में लेकर आओगे? ओके सर। सर बॉडी के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट तो चेंज हुआ सर? वो यस एक सर, मिनट, बॉडी के रिस्पेक्ट में सेम रहेगा ना। अरे भाई मेरी बात सुनाओ पहले, आपके साथ आएगा या नहीं आएगा? ओके नहीं बोल आएगा रहा हूँ, आएगा। आएगा, वो यहाँ आएगा, उसकी पोजीशन यस चेंज सर। हो गई। यस सर। बॉडी के रिस्पेक्ट में नहीं देखते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं। यस सर ओके समझा। समझा? रोहित लोअर योर हैंड। सुजल माइक ऑन करो। एंड यार प्लीज, हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है ना? तो आई रिक्वेस्ट यू कि अपन अच्छे से पढ़ाई करते हैं। आप इस तरीके से मत बोलो कि मैं 5वें पॉइंट पर हूं और नाउ यू आर सेइंग सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 2 अगेन। आप कहाँ थे तब तक? ये पूरे टाइम माइक ऑन रहता है, रैंडम बातें करता है, बट जब काम की बात है तब माइक ऑफ है। कोई बात नहीं, आप लेक्चर के एंड में पूछना माइक ऑन करके। एग्जाम्पल दिया था मैंने, और कुछ नहीं किया था। इब्राहिम यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर एक और चीज़ सर, जब हम लोग अपने हाथ से अपने आप को मार रहे हैं तो हम पे कौन सा फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन ही फोर्स है ना, मतलब जब कॉन्टैक्ट में आता है। करेक्ट करेक्ट। तो वो फिर इंटरनल कैसे हो गया? जब जमीन का फोर्स नॉर्मल एक्सटर्नल फोर्स है तो हमारे हाथ का नॉर्मल। आप बहुत मजे लेते हो यार भाई, क्या पढ़ते हो आप, क्यों पढ़ते हो इतने? नॉर्मल रिएक्शन है तो मतलब एक कोई नॉर्मल रिएक्शन एक्सटर्नल है तो सारे नॉर्मल एक्सटर्नल हो जाएंगे क्या? नॉर्मल किसने लगाया? मेरे हाथ ने लगाया ना है, तो मेरे हाथ और गाल के बीच का नॉर्मल अलग होगा, मेरे पाँव और जमीन के बीच का नॉर्मल अलग होगा। जमीन वाला नॉर्मल जमीन लगा रही है, तो वो जमीन अगर मेरी बॉडी का पार्ट है क्या? नहीं। तो वो इंटरनल होगा एक्सटर्नल होगा? हाँ एक्सटर्नल है। और मेरा हाथ मेरी बॉडी का पार्ट है, हाँ तो उसका नॉर्मल इंटरनल होगा एक्सटर्नल होगा? इंटरनल। समझ में आई बात? अच्छा, हाथ में किसी ऑब्जेक्ट को लेके मार रहे थे? हाँ तो एक्सटर्नल हो गया ना फिर वो, if that object is not part of your body, if that object is not part of your system rather, ठीक है? हाँ यस है ना? नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ मास
always lie on axis of symmetry. And in case of एक सेकेंड, इसको हटाना पड़ेगा. Always lie on axis of symmetry if it exists, and in case of multiple axis of symmetry, center of mass lie on their intersection. सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ लाया करता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाया करता है. एंड अगर मल्टीपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो उसके इंटरसेक्शन पे लाया करेगा. इसको समझाऊंगा, मुझे मौका दो रोहित, बता रहा हूं. एग्जाम्पल 1, यूनिफॉर्म rod of mass m and length L is considered. मास क्या है? m है, लेंथ L है, उसको कंसिडर कर रहे हैं. ओके अब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी? सेंटर से पास होगी. सेंटर, यस. y एक्सिस में ये हो गया हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री. L/2 L/2, तो ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ मास, जहां पे आपने पूरा का पूरा मास m रख दिया. इजाबेल, बच्चे बाद में लिख लेना आप, नहीं तो रह जाएगा ऐसे तो. ठीक है सिड, ये मैसेज करना बंद करो. अगर आपको डाउट है तो रेज हैंड करो. मैं पहले भी बोला है बच्चों, बाकी बैचेस में बच्चे पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं. आपको कोई भी डाउट है आप रेज हैंड करो. हाँ सिड बोलो. एक जनरल डाउट है, अगर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास सेम है, लेकिन उनके हाइट में कुछ चेंज है, तो सेंटर ऑफ मास चेंज होगा क्या? हाँ चेंज होगा मतलब सेंटर ऑफ मास दोनों के केस में पढ़ेंगे मतलब अपन, छोड़ दो. भी डिपेंड करता है क्या? आप जो भी करो सब पढ़ेंगे अपन. ओके सर. ठीक है ना. रोहित लोअर योर हैंड, आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा. लोअर योर हैंड. यूनिफॉर्म रेक्टेंगल ऑफ मास m and mass m is considered. As shown. Okay. ये कंसिडर किया गया है जिसमें इसका आपको लेंथ दे रखा है L
ब्रेथ दे रखा है बी। ओके, अब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन कौन सी हो सकती है? एक एल्केनॉन, इसको मैं सेंटर में रख देता हूँ, है ना। अगर अब मुझे इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री बतानी है वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है। सर 4 सिमेट्री। अच्छा, बीच में मत बोलो ऐसे बच्चे, आपको कुछ बोलना है रेज हैंड करो, नहीं तो ऐसे बहुत डिस्टरबेंस होगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री 1, जहां पे हम देख सकते हैं ये डिस्टेंस कितना होगा, L/2, करेक्ट। दूसरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये हो सकती है, जिसको मैं रेड से डिनोट करता हूँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 2, ये डिस्टेंस हो गया आपका B/2, ये पॉइंट हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास। इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। रोहित, समझ में आया आपको? रॉड में मैंने हॉरिजॉन्टल इसलिए नहीं लिया, कोई फायदा नहीं था, वो उसी के ऊपर आ जाएगी लाइन, तो एक एक्सिस उसके ऊपर भी बना सकते हो, दैट इज ओके। बट रॉड में परपेंडिकुलर वाली बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से दिखता है, इसलिए नहीं लिया था। अभी समझ में आ गया आपको? लोअर योर हैंड रोहित। सिड, आपका डाउट क्लियर हो गया तो लोअर योर हैंड। तनिष बोलो। सर बोलो। सर अगर सर्कल है तो उसमें तो बहुत सिमेट्री, तो डायरेक्ट हम लोग सेंटर ले लेंगे क्या? हाँ, बताऊंगा ना वो सब चीजें। सर्कल में बहुत सारी, इसमें भी बहुत सारी आती है, मैं तो 2 सिंपल दिखाना चाह रहा हूँ, मैं तो जैसे आपको इसमें तो मेरे डायगोनल भी पॉइंट आएंगे। समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप पॉइंट्स पे यस सर। फोकस करो, और कितनी सारी हो सकती है, जितनी हो सकती है सब ले लेना आप, ठीक है। बट दैट्स नॉट दी एजेंडा कि हम बहुत सारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाते जाए। मैं ये नो सर, बताना चाह वही रहा हूँ, पूछ रहा था मैं भी। लो योर हैंड, माइक ऑफ, लो योर हैंड। हाँ, तो ये पॉइंट नंबर कौन सा था हमारा, 6, यहां तक क्लियर है। एक्सिस ऑफ सर्जरी बीच में से पासिंग वाला होता है ना। एक्सिस ऑफ सर्जरी क्या होता है, किसकी सर्जरी करनी है आपको, है रोहित? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हाँ वो बीच में से पास होगा, सही है। सर अगर ऑब्जेक्ट ही एसिमेट्रिकल है तो उसकी नहीं होगी ना, इफ इट एग्जिस्ट लिखा था ना बच्चे। हाँ, तो उसका सेंटर ऑफ मास तो होगा ना, लेकिन कुछ तो। हाँ, तो वो कुछ होगा तो वो निकालना सिखाऊंगा ना मैं आपको। यस। ओके, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताऊंगा आपको, जिस केस में होगी वहां एग्जिस्ट करेगी वहां निकाल लेंगे, जहां नहीं करेगी वहां पे दूसरे मेथड से निकालेंगे। निकालते कैसे, दैट इज नॉट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। सेंटर ऑफ मास होता क्या है मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यस। अभी इस पे फोकस कर लो, जैसे मैंने लॉज ऑफ मोशन में कहा था, जब मैं आपको फोर्सेस समझा रहा था तो फोर्सेस पे फोकस करने को कह रहा था, तब आप कुछ और सोच रहे थे। अभी सेंटर ऑफ मास होता क्या, उस पे फोकस कर लो। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास, तब अपन उस पे फोकस करेंगे। ओके रोहित, लोअर योर हैंड। आप पता नहीं क्या लिख रहे हो सर, एक बार प्रॉपर DEFN क्या है बता दो ना। किसकी DEFN बताऊं, मुझे नहीं, डेफिनेशन कहना चाह रहे हो आई थिंक आप। किसकी डेफिनेशन बताऊं ये भी बताओ मुझे। एक्सिस की डेफिनेशन गूगल कर लो यार, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेसिकली लेफ्ट राइट, उसके उसके एक मतलब ऊपर नीचे या एक साइड और दूसरी साइड एग्जैक्ट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का पार्ट हो, उसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्रिकल है मतलब क्या, दोनों साइड सिमिलर है एग्जैक्टली तो रेड वाली के लेफ्ट और राइट में जो ऑब्जेक्ट है वो सेम ही है, ग्रीन वाली के ऊपर और नीचे जो है वो एग्जैक्ट सेम है, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। लोअर योर हैंड। हाँ, पॉइंट नंबर 7 पे आ जाते हैं। सॉरी, हमने क्या बता दिया था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाया कर सकता है। पॉइंट नंबर 7,
center of mass of a system or object may lie or may not lie on the system or object. ऑब्जेक्ट पे लाई भी कर सकता है और ऑब्जेक्ट पे लाई ना भी करे, ऐसा भी हो सकता है. इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. एग्जाम्पल, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिंग, ये हमारा रिंग है ना. इसका दे रखा है मास इक्वल टू m, रेडियस इक्वल टू r. तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करेगा? सेंटर पे लाया करेगा. ये मेरा पॉइंट है O, जो कि मेरा सेंटर है. दिस इज व्हाट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है. लाइज doesn't lie on the ring, doesn't lie on the ring. आई बात समझ में? यस सर. यही चीज मैं दिस इज ए एग्जाम्पल बी. यही चीज मैं अगर रेक्टेंगुलर प्लेट ले लेता हूं, सेंटर ऑफ मास ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट लोगे तो उसी के ऊपर लाया करेगा. है ना. ये प्लेट है, इसको मैंने कलर कर दिया. यहां पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास आएगा. सेंटर ऑफ मास lie inside the plate, lies inside the plate. तो कुछ केसेस में अंदर भी लाई कर सकता है, कुछ में बाहर भी कर सकता है. ठीक है. हाँ, अब आपको जो भी फोर्सेस लगाने वो सेंटर ऑफ मास पे लगाना और उसके अकॉर्डिंग काम करना, वो सब बाद में पढ़ेंगे रोहित. ठीक है. सर सिर्फ हॉलो ऑब्जेक्ट. हाँ बोलो. सिर्फ हॉलो ऑब्जेक्ट्स के केसेस में बाहर होगा क्या? नहीं, मैंने ऐसा नहीं लिखा. अच्छा. कुछ रैंडम शेप के ऐसे यहाँ लाया कर सकता है ना. यहाँ तक ये 7 पॉइंट समझ में आने चाहिए. आई गेस यहाँ तक सबको क्लियर है. सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इट्स अ पॉइंट जहाँ पे हम सिस्टम का मास रख सकते हैं. रोहित वो रैंडम एग्जांपल है, इंक्लाइन प्लेन वाला एग्जांपल. तो क्या एग्जांपल दो इंक्लाइन प्लेन पे? इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉक्स रखा है, वहां पे रख दिया आपने, बस दैट्स इट. मेरे को पोजीशन लेना है. यार ये कोई बच्चा कह रहा है रोहित इज अ स्पैमर. ये रोहित क्या जेन्युइन स्टूडेंट है, स्पैमर है? 9:15 पे ब्रेक दूंगा बच्चों में. 7:45 स्टार्ट किया था, तो एटलीस्ट 1.5 घंटा पढ़ा के 9:15 पे मुझे बोलना, तब मैं ब्रेक दूंगा. सो रिंग वाले केस में सेंटर ऑफ मास हवा में है ना?
ओके सर, तो इसलिए वो रिंग पे लाई नहीं करता, और ये प्लेट वाले केस में वो पूरा भरा हुआ है, लाइक रिजिड ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो उसके ऊपर है। प्लेट ऑब्वियसली भरी हुई होती है, राइट? हाँ सर, इसलिए पूछ रहा था। थैंक यू सर। सर एक और डाउट है। बोलो। सर आपने कुछ देर पहले एक एग्जांपल लिया था, वो मैन और रॉड और व्हील का। उसमें मैन एंड व्हील भी पार्ट ऑफ सिस्टम है क्या? डिपेंड करता है आपने क्या लिया है। आप जो लोगे, आप एज अ मैन लेना चाहते हो तो मैन सिस्टम है, मैन प्लस व्हील लेना चाह रहे हो तो मैन प्लस व्हील है सिस्टम का पार्ट। नहीं, वो जब रॉड्स को लेके वो भाग रहा था मैन, तब। आप सुना ही नहीं आपने। आप डिफाइन करते हो सिस्टम आपके लिए क्या है। आई कैन टेक माई सेल्फ एज सिस्टम, आई कैन टेक मी एंड अर्थ एज अ सिस्टम, वैसा। क्योंकि तो उसमें आप आपने वो बता दिया था सेंटर ऑफ मास सिमेट्री पे है, वो मैन को फिर निकालना पड़ेगा ना सिस्टम से। मैंने बिल्कुल नहीं कहा था सिमेट्री पर है, मैंने बीच में कहीं पे बनाया था। हाँ अच्छा, बीच। ओके ओके। रोहित के लिए कोई एक और बच्चा रिप्लाई कर रहा है, रोहित तो रिप्लाई नहीं कर रहा है, बट रोहित के लिए कोई और रिप्लाई कर रहा है कि सर रोहित इज अ जेन्युइन स्टूडेंट। ओके, निर्वेद क्या डाउट है बच्चे, आपको बोलो। सर हम लोग सेंटर ऑफ मास जो है एक पॉइंट पे निकालेंगे ना, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो। पॉइंट पे निकालेंगे मतलब पॉइंट ही होता है सेंटर ऑफ मास। नहीं सर, मतलब एक जैसे एक कार मूव हो रहा है तो ऐसा आपको एक पॉइंट कार पे। मूव करे या ना करे, कुकू खाना खाए घूमने जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कार का मास है 500 kg। यस सर। अगर कार का मास 500 kg है तो वो 500 kg एक पॉइंट पे रख दूं, वो जो अब कहीं पे भी रख दूंगा ऐसे काम नहीं चलेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रखूंगा। वो पर्टिकुलर पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास। वो पर्टिकुलर पॉइंट कैसे निकालेंगे वो मैं सिखा रहा हूं आपको, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, ओके सर। अब उस पर हम फोर्सेस लगाएंगे तो वो कैसे मूव करेगा, क्या करेगा, वो मेरा आगे के टॉपिक्स है। अभी मैंने आज ये सिखाया अभी तक कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। एक पॉइंट होता है जहां पे पूरे सिस्टम का मास रख दो, और सिस्टम जैसा बिहेव करता है वैसा ही वो पॉइंट बिहेव करेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। ओके, लोअर योर हैंड। रोहित आप मुझे व्हाट्सएप करो ग्रुप पर, हेलो करके। ग्रुप पर ही भेजना, अगस्त वाले ग्रुप पे। हाँ इब्राहिम बोलो। सर भाई, आपने कहा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होना ज़रूरी है, वो क्यों है? मतलब कार का कोई भी पॉइंट पे हम लोग अप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं लॉज ऑफ मोशन? कहीं करो ना, बट वो तो फिर सेम वे में बिहेव नहीं करेगा ना, फिर तो आप सेंटर ऑफ मास निकाल ही क्यों रहे हो? एग्जैक्टली। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो इसलिए निकाल रहे हैं कि हर पॉइंट एक जैसा बिहेव नहीं करता है। वाई वाई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा बिहेव करता है जहां पे जो सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है, वो पर्टिकुलर पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। ओके, ओके। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ओके, इसका ए पार्ट है हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास of a system of n point objects। रोहित आपने अभी तक व्हाट्सएप नहीं किया मुझे ग्रुप पर। आदित्य ये माइक क्यों ऑन किया आपने? पोजीशन ऑफ सेंटर मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। नहीं नहीं, अभी लैपटॉप से देख रहा हूँ, आपके मोबाइल तो आपके पास होगा ही ना यार। देखो बहुत सारे स्पैमर्स ज्वाइन करते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। दैट्स द ओनली थिंग, नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बच्चा करता है। चलो ठीक है, लेक्चर के बाद कर देना। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ n पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। अब हमारे पास क्या एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का सबको मिलाकर एक पॉइंट निकालना है जहां पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है, तो मान लो
ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, और ये हमारी z एक्सिस है। इसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 हैं। ठीक है, यहाँ पे m1 मास रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1, y1, z1। m2 रखा है x2, y2, z2। ऐसे mn रखा है सॉरी xn, yn, zn। ये ऐसे पॉइंट मासेस रखे हुए। ठीक है, अब मैं इनके लिए पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूं। R1 पोजीशन वेक्टर, R2 पोजीशन वेक्टर, Rn पोजीशन वेक्टर। ऐसे हमने पोजीशन वेक्टर निकाल रखे। ओके इब्राहिम, आप हो क्या मीटिंग में? यस सर। अच्छा, है ना? तो अलग अलग पोजीशन वेक्टर्स निकाल रखे हैं हमने। ओके, अब जस्ट अ मिनट, एक मिनट देना बच्चा। फाइन, अब मुझसे पूछा गया है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो। ओके, तो एवरेज कैसे निकालते थे आप बचपन में? सबको ऐड करते थे यस और डिवाइड बाय टोटल कर देते थे, यस राइट? वैसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास RCOM होगा। देखते जाना, RCOM होगा बच्चे M1 R1 प्लस M2 R2 हर मास और उसका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब R1 डिस्टेंस पर है तो M1 R1 उसका कंट्रीब्यूशन हो गया टोटल, M2 R2 प्लस एंड सो ऑन करते जाओ। कब तक? MN RN सबके कंट्रीब्यूशन देख लिए, डिवाइडेड बाय n नहीं, टोटल मास इस केस में। उससे आपका इंडिविजुअल एवरेज आ जाएगा ना। एक मास का कंट्रीब्यूशन आया लेट्स से M1 R1 मिला के 5, दूसरे का है 15, तो सबके कंट्रीब्यूशन को ऐड कर दिया। अब टोटल मास से डिवाइड कराऊंगा तो उससे मुझे एवरेज कंट्रीब्यूशन पर मास आ जाएगा, राइट? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास। आई क्या बात समझ में? तो नीचे कोई वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि भाई आप ऐसे सवाल पूछते हो ना मुझसे, लाइफ में मेरा गिव अप हो जाता है। वेक्टर्स कभी डिवाइड होते हैं क्या? नहीं अच्छा। M1 R1, M2 R2, M3 R3 सबका अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देखा। R1 डिस्टेंस पे था, M1 से मल्टीप्लाई किया तो उसका कंट्रीब्यूशन आ गया। R2 डिस्टेंस पे था, M2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका सबका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देखा और फिर डिवाइड बाय टोटल मास किया। तो टोटल मास डिवाइड करने से क्या हुआ है ना, आपको इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन पर मास आ गया, राइट? क्योंकि हमें तो क्या चाहिए? पोजीशन चाहिए, हमें मास नहीं चाहिए, हमें पोजीशन चाहिए। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को। बोलो इब्राहिम। डिवाइड बाय n क्यों नहीं किया? डिवाइड बाय n करते तो आपका
क्या आता? डिवाइड बाय n कब करते हैं ये बताओ मुझे। मतलब जैसे एवरेज निकालते हैं हम लोग तो एवरेज निकालते टाइम आपके नंबर ऑफ टोटल मार्क्स आए 500 डिवाइड बाय 10 किया तो 50 पर सब्जेक्ट आ गए, यस है ना। अब मैं डिवाइड बाय n करूंगा तो यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट्स से डिवाइड कर रहे हो आप, राइट। अब टोटल ऑब्जेक्ट से डिवाइड करके चाहिए या मुझे पोजीशन चाहिए सेंटर ऑफ मास की? बेसिकली मुझे ये चाहिए कि हर मास का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये चाहिए। उसको हम लोग कंपोनेंट से निकाल सकते हैं। अरे फिर कुछ और, आप एक सवाल पूछते हो उस सवाल में 50 अलग जगह चले जाते हो। आप सुनो आप क्या बोल रहे हो और मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज को सुनो। सेंटर ऑफ मास क्या है? एक पॉइंट है जहां पे मास रख सको। समझ में आई बात? यस अब इस चीज को एक चीज सिंपल तरीके से एग्जांपल से देखना। यहाँ 2 kg रख दिया 2,0 पर और यहाँ पर 4,0 पर 2 kg रख दिया। सेंटर ऑफ मास आपके अकॉर्डिंग कहां पे आएगा? बीच में आएगा 3,0 पर। क्यों? इसके लेफ्ट में जितना दूर 2 kg उतना ही राइट में उतना दूर है 2 kg। यस तो सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा। समझ में आई बात? अब जब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे सेंटर पे आ रहा है इस केस में कैसे आ रहा है कि लेफ्ट वाला कितना दूर था और उसका कितना मास था उसका कंट्रीब्यूशन देखा, राइट वाला कितना दूर था उसका मास कितना था उसका कंट्रीब्यूशन देखा। तो मैं लिख सकता हूं इसके अकॉर्डिंग क्या 2 into 2 plus 2 into 4 divided by what 2 plus 2 डिवाइड बाय 2 plus 2 क्यों करके क्या आ रहा है मेरा? चेक करते हैं ऊपर न्यूमरेटर में 4 plus 8 12 12 डिवाइड बाय 4 दैट इज 3 करेक्ट। अब यही चीज मैं 2 into 2 plus 2 into 4 डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं तो मेरा क्या आएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6। ये गलत है और ये सही है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हमने टोटल मास से क्यों डिवाइड किया और टोटल नंबर से क्यों डिवाइड नहीं किया? ये गलत क्यों और ये सही क्यों है? टोटल मास से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि मुझे हर मास का कंट्रीब्यूशन कितना है वो देखना है, तो टोटल मास से डिवाइड करेंगे। समझ में आ रही है बात? वो इसीलिए वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड नहीं करेंगे अपन। हाँ समझ में आ रही बात? ये है पॉइंट। तो इसीलिए वो हम लोग जब कहते हैं यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का अलोंग द सेंटर है वो इसलिए कहते हैं। अगर यूनिफॉर्म नहीं होता यहाँ 2 और 4 kg होता रोहित, तो शिफ्ट होते। हाँ रोहित, ये मैंने फॉर्मूला ही एक्सप्लेन किया है बच्चे। अभी आपने जब मैसेज लिखा उसके बाद ही एक्सप्लेन किया। आई गेस ये समझ में आ गया होगा। हर मास उसका कंट्रीब्यूशन m1 r1 प्लस m2 r2 और डिवाइड बाय टोटल मास से डिवाइड करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा पर यूनिट मास कितना कंट्रीब्यूशन है। आज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट करता हो तो पर यूनिट ऑब्जेक्ट कितना कंट्रीब्यूशन है। पर यूनिट ऑब्जेक्ट से मुझे लेना देना नहीं है, मुझे देखना है पर यूनिट मास से लेना देना है कि पर यूनिट मास का कितना कंट्रीब्यूशन है। वहां से आपका सेंटर ऑफ मास आता है। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं उससे नहीं आता है। m1 m2 m3 m4 जो हमने यहाँ पे लिए थे इस एग्जाम्पल में m1 m2 m3 m4 तो ये 4 ऑब्जेक्ट से डिवाइड बाय 4 करके फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि फर्क ये पड़ेगा कि टोटल मास कितना है उससे फर्क पड़ेगा। इसलिए ये फॉर्मूला आया। ओके तो इस तरीके से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। रोहित लोअर योर हैंड। इब्राहिम बोलो क्या चाहिए आपको? तो मेरा वो COM का एक कॉन्सेप्ट अनक्लियर है अभी भी। वो आपने कहा था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ही होता है जो ऐसा बिहेव करता है। वो अभी तक नहीं समझा सर क्यों ऐसा है। यार ऐसा होता है। सर क्यों होता है मतलब? क्यों होता है मतलब? यार रोहित आप बहुत मतलब सॉरी इब्राहिम बहुत बहुत रैंडम डाउट पूछते। ये एक रॉड है, मैंने यहाँ फोर्स लगाया, ये मूव करेगी रोटेट करेगी,
थोड़ा थोड़ा आगे खिसकेगी और ऐसे रोटेट करेगी। हाँ और यही फोर्स अगर मैं सेंटर पे लगाता तो ये सीधा का सीधा आगे चली जाती। तो हर पॉइंट पे फोर्स लगाने से सिमिलर एक्शन होता है क्या बॉडी पर? समझा? थैंक यू सर। अगर मैं R1 वेक्टर देखूं तो R1 वेक्टर कितना हो क्या लिखा जा सकता है? अगर R1 वेक्टर देखेंगे तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। R2 वेक्टर देखेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। सेम वे में Rn वेक्टर देखेंगे तो Rn i कैप प्लस Rn नहीं xn i कैप yn j कैप प्लस zn k कैप। So RCOM vector will be XCOM I cap plus YCOM J cap plus ZCOM K cap. So as RCOM is M1 R1 plus M2 R2 plus MN Rn upon M1 plus M2 plus MN ये आएगा। ओके इसको मैं लिख सकता हूं XCOM I cap plus YCOM J cap plus ZCOM K cap. That is M1 X1 I cap plus Y1 J cap plus Z1 K cap plus MN आपका आएगा XN I cap plus YN J cap plus ZN K cap whole divided by M1 plus M2 plus MN, right? अगर होल डिवाइडेड बाय mn है तो मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ? मुझे पता है x कोऑर्डिनेट से सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही मिलता है, वेक्टर्स पढ़कर आए, राइट? तो दिस इंप्लाइज हमारा जो XCOM है सारे x वालों को ऐड करेंगे तो M1 x1 प्लस M2 x2 MN XN अपॉन M1 प्लस M2 प्लस MN। आई बात समझ में? यस सर। YCOM कितना होगा आपका? M1 Y2 plus M2 M1 Y1 प्लस M2 Y2
mn yn upon m1 plus m2 plus mn. सेम वे में ZCM होगा हमारा m1 z1 प्लस, और इसके बाद अब मैं इस पे क्वेश्चंस करूंगा, m2 z2 प्लस mn zn. अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn. आया समझ में? यस सर. क्लियर है? यस सर. कोई डाउट किसी को यहाँ पर? ओके चलो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं बच्चों, ठीक है? मैंने वैसे आपको कहा था कि 9:15 पे ब्रेक दूंगा, बट ठीक है, मैं यहाँ पे टॉपिक पढ़ाकर हो गया तो ब्रेक दे रहा हूँ. आई स्टार्ट एट 9:25. 20 मिनट का ब्रेक है. ओके सर. ओके ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है. आंसर इज 0.5, 0.3. मैं बता देता हूं कैसे सॉल्व होगा. लेट m1 बी 1 kg. इसका x1 हो जाएगा आपका 0 और y1 हो जाएगा आपका 1. m2 आपका 2 kg है. x2 हो जाएगा आपका 1, y2 हो जाएगा आपका 1. m3 आपका 3 kg है. x3 हो जाएगा 1, y3 हो जाएगा 0 और m4 आपका 4 kg है. x4 होगा आपका 0, y4 होगा आपका 0. तो अगर कोई मुझसे कहेगा XUM तो मैं लिखूंगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4. तो यूजिंग दैट लॉजिक XUM आ जाएगा आपका m1 दैट इज 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0. वन प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4. तो सॉल्व करोगे तो 5/10 आ जाएगा, दैट इज 0.5. सिमिलरली YCM आ जाएगा आपका 1 इंटू 1, 2 इंटू 1, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4. 3/10 आ जाएगा 0.3. तो XUM comma YCUM comes out to be 0.5 comma 0.3. That's the answer.
बोलो रोहित। 1 meter SCOM is center of mass, that is not centimeter. बोलो शुभम। सर चैट बॉक्स चेक करो। क्या चेक करूं? दिखा नहीं मुझे उसमें कुछ भी। दोबारा करो मैसेज। अरे आप माइक ऑन कर सकते हो तो चैट में क्या लिख रहे हो? बोलो ना शुभम। एक्चुअली मेरे को भी इब्राहिम के साथ जाना था तो मैं जा सकता हूँ, तो मैं बाद में रिकॉर्डिंग से कंप्लीट कर लूँगा। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। रोहित सर वो 1 मीटर है ना, CM में होना चाहिए ना, क्यों 1 मीटर लिखा, उसमें प्रॉब्लम क्या आपको? कुछ भी लिखाओ। यूनिट कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में 1 सेंटीमीटर 1 मीटर ऐसे नहीं लिख सकते। YSQM क्या होगा? M1 Y1, यहाँ पे देखो ना दीपक, M1 Y1, M2 Y2, M3 Y3 और M4 Y4 उनको ऐड किया है, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0। ओके, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the coordinates where an object of mass 1 kg must be kept so that center of mass lies on origin. Okay, ये एक्स एक्सिस दे रखा है, ये वाई एक्सिस दे रखा है। मैं एक बार जो ऑब्जेक्ट्स हैं 2 है 1 2 2 1 2 6 3 -5 1, 2 6 kg 3, -5 4 kg -4, -5 3 kg एक बार मैं बता देता हूँ, -2, -3 -2, 3 -2, 3। करो कैलकुलेट। सर कोऑर्डिनेट्स कैसा है वो नहीं समझा। अरे भाई स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो ये लेंथ 1 हो गई, तो ये 1, 0 हो गया, ये 1, 1 हो गया, ये 0, 1 हो गया और ये 0, 0 है। आया समझ में रोहित? जरूरी नहीं है सेंटीमीटर में, मैंने मीटर में ले लिया। ओके,
तनिष्क कैम, मैंने पढ़ा आपका मैसेज। रोहित, आज के लेक्चर के एंड में आपको रिप्लाई करना है। अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम से अटेंड नहीं करने दूंगा। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली। चलेगा, मुझे ब्रेक में ही कर देते आप। विवान सही है, आंचल गलत है बच्चे। 37 सही है, जो पहले वाला 12 है वो गलत है। चेक करो कैलकुलेशन। प्रशांत सही है, प्रीत गलत है, वरुण सही है। अभी सही है आंचल। प्रीत गलत है। टू कॉमा 37, दैट इज करेक्ट। चलो मैं बता देता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ रादर। लेट 1 kg object is placed, let 1 kg object is placed at x comma y. ओके, हमें गिवन है x cum comma y cum is equal to origin, that is 0 comma 0, as x cum is m1 x1 plus m2 x2 and so on upon m1 plus m2 and so on. So this implies x cum that will be equal to 0 will be equal to 2 kg का करेंगे तो 2 into 1 plus 6 into 3 plus 4 into minus 4 plus 3 into minus 2 plus 1 into x upon 2 plus 6 plus 4 plus 3 plus 1. तो 0 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में देखेंगे तो 2 plus 18 minus 16 minus 6 plus x, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 16. ओके, सो दिस इंप्लाइज यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगी x इज इक्वल टू 2. सिमिलरली y सी आ जाएगा आपका 2 into 2
6 इंटू -4 -4 है, कितना है, -5 सॉरी, 4 इंटू -5, 3 इंटू थ्री प्लस 1 इंटू वाई, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1, तो 0 इज इक्वल टू, अगर सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 4 माइनस 30 माइनस 20 प्लस 9 प्लस वाई बाय 16, तो यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल लेना, 37 आ जाएगी। दिस इंप्लाइज आंसर आ जाएगा आपका x, y इक्वल टू 2,37। आया समझ में बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। A system consists of two particles M1 and M2. Okay, if M1 is shifted towards center of mass by distance d, then find by what distance and where should M2 be moved so that there is no shift in position of center of mass। ये क्वेश्चन है बच्चों। ओके, अब सुनो मेरी बात को, ये क्वेश्चन प्लस मैं आपको होमवर्क बता रहा हूं क्या करना है। इस चैप्टर में हर टॉपिक के बाद, ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है यहाँ से, सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट, जिसको टिक कर रखा है। हर टॉपिक के बाद एक इन चैप्टर एक्सरसाइज है, आपको दिख रहा होगा, ये इन चैप्टर एक्सरसाइज है यहाँ पर। तो आपको ये फर्स्ट इन चैप्टर एक्सरसाइज करके रखनी है, ये 7 ही क्वेश्चन है और इसके आंसर्स एंड में दे रखे हैं, आपको एंड में दिख जाएंगे, ये आंसर दे रखे इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 के। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क विद ये 7 क्वेश्चंस विद दिस क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा। यहां तक क्लियर है? सेंटर ऑफ मास समझ में आया अच्छे से बच्चों? यस सर। ये अच्छा क्वेश्चन है, अपन डिस्कस करेंगे क्लास में। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।